बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी जनाब, आज हमारी पहली क्लास है जो कि आपको पता है कि डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की जो 12 सीटें थी और 9 ओपन मेरिट की सीटें थी, तो उसकी आज पहली क्लास हमारी। और आज हमारा पहला टेस्ट भी हो गया और आप टेस्ट के बारे में भी हमें बताएंगे कि जनाब क्लास के बाद कि टेस्ट का आपको कैसा लगा, और दूसरा आप क्लास के बारे में बताएंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा, आज मैं आपको स्टैट जो है उसको भी साथ लेके चलेंगे। और हम जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि हम इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करेंगे, अकाउंटिंग के ऊपर फोकस करेंगे, फाइनेंस के ऊपर करेंगे, स्टैट के ऊपर करेंगे, और इसके अलावा ज़्यादातर हम जो है इन और जनरल नॉलेज के ऊपर करेंगे। जनरल नॉलेज की जो क्लास होगी वो 8:30 बजे होगी। उस क्लास के ग्रुप का लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, और जो स्टूडेंट हमारे पास पढ़े होंगे। तो बाकी जनाब ये क्लास क्योंकि हमारे जीके के हट के होगी, जीके वाली क्लास अलग होगी जिसका लिंक आपके ग्रुप में आया जाएगा। जी जनाब, आप बता दें आपको वाइट बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है? बात ओके, कोई इशू तो नहीं है? एनीवन? जी जनाब, ऑल ओके? अच्छा जी, आप बोला करेंगे तो आपको सही समझ आएगी, ठीक है। अच्छा जी, देखें जी, हमारे सामने सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग हमारे पास क्या है? सबसे पहले अकाउंटिंग किस चीज़ की डेफिनेशन का नाम है? अकाउंटिंग आपको पता है कि किसी भी जो हमारे पास वैल्यूज होती है उसको कैलकुलेट करने का एक तरीकाकार जो होता है वो हमारे पास अकाउंटिंग कहलाती है। अकाउंटिंग एक तरतीब के साथ आपने उसको समराइज करना होता है डाटा को, उसके बाद इसको एनालाइज करना होता है। डाटे को एनालाइज करने के बाद फिर आप जो है उसको प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद समरी होती है, समरी तैयार करने के बाद जो है आपने उसको वो कंप्लीट करना होता है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन पेपर में अक्सर आ जाती है, और वो क्या करते हैं जनाब, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर जनाब सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्लासीफाइंग करते हैं, फिर समराइजिंग करते हैं। तो ये तरतीब वो चेंज करता है। तो आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन कैसे याद रखनी है? व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग की डेफिनेशन का कोड है जनाब RCS। वो टीसीएस ऑफिस नहीं जाते जब आपको चीज़ भेजनी होती है, तो RCS जनाब इसका कोड है। RCS का मतलब क्या है? आपने देखा है कि अकाउंटिंग जो है हमारे पास क्या है, द इट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ, इट इज़ एनालाइज द रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। आर से क्या बनेगा? RECORDING, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, classifying and summarizing the QUANTATIVE quantitative data। तो ये जनाब आपने वहाँ तरतीब जो है ना, तरतीब आपका ये कोड है बस। डेफिनेशन जिस तरह भी बताई होगी ना, लेकिन तरतीब से बताई होगी। यानी सबसे पहले आप डाटे को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको क्लासीफाइज करते हैं, फिर उसकी समराइज करते हैं, और उसके बाद आप एक समरी तैयार करते हैं कि जनाब आपको नफ़ा हुआ है या नुकसान हुआ है। उसको हम भला क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग। इसके बाद है अकाउंटिंग इक्वेशन, ACCOUN। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फार्मूला है ये आप जेल में रख लें, इसके ऊपर एक MCQ पक्का आएगा। कैसे? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को हम जनाब क्रेडिटर भी कहते हैं, यानी वो जो हमारी वाजबात होते हैं, या इनको हम ओब्लिगेशन भी कहते हैं, प्लस कैपिटल। कैपिटल को हम ओनर इक्विटी का नाम भी देते हैं, और ओनर इक्विटी। अच्छा जी, देखिए जी, हमारे सामने फार्म नंबर पेपर के अंदर बता दिया उसने कि जनाब आपके एसेट जो हैं वो हैं 50,000, आपकी कैपिटल जो है, कैपिटल आपके पास जनाब 35,000 है,
तो आप बताएं जनाब क्रेडिटर आपके कितने होंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, 50,000 ये हमारे पास मौजूद है, तो बराबर है हमारे पास कैपिटल कितना है 35,000। तो जनाब इधर कितना लगाएंगे, यहाँ ये से माइनस कर देंगे, जवाब आ जाएगा 15,000। ठीक है, अगर ये दोनों दिए हुए तो दोनों को जमा कर लेंगे, अगर इन दोनों में से कोई मिसिंग है तो आप माइनस कर लेंगे। तो इस तरह आपका ये सवाल आराम से हो जाएगा। और आपने फार्मूला ये वाली लिखना है, पेपर के अंदर जो अकाउंटिंग क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी वो वाली आपकी ये वाली, अकाउंट एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है। ठीक हो गया। अकाउंटिंग एक हमारे पास होता है जनाब लास्ट अकाउंटिंग, ACCOUNT। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बाद ऑडिटिंग, और अकाउंटिंग से पहले एक लफ्ज होता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बाद ऑडिटिंग। बुक कीपिंग कौन करता है, अकाउंटिंग कौन करता है, ऑडिटिंग कौन करता है। ये जनाब एक प्रोसेस है कि बुक कीपिंग जो है हमारे पास, इसके लिए हमें किसी भी स्किल्ड बंदे की ज़रूरत नहीं होती। ये हमारी बुक कीपिंग कोई भी बंदा कर सकता है। ठीक है, मैट्रिक पास में बिठा दें, उसने जैसे ये रिकॉर्ड करना है ना कि जनाब एक आपने जो बाहर से चीज़ें मंगवाई हैं वो इतने आइटम हैं और ये चीज़ें इनका रेट ये है, जस्ट ये तो आम बंदा भी कर सकता है। अकाउंटिंग जनाब एक प्रॉपर एक मेंटेनेंस रिकॉर्ड होता है, उसके अंदर देखा जाता है, बैलेंस शीट क्रिएट की जाती है, इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है, उसमें हम ये देखते हैं कि कारोबार के अंदर कितना पैसा आया, कितना गया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। जहाँ पे बुक कीपर अपनी किताब बंद करता है वहाँ पे अकाउंटेंट जो होता है अपनी किताब को ओपन करता है। जहाँ पे बुक अकाउंटेंट अपनी किताब बंद करता है वहाँ पे ऑडिटर है उसकी किताब को ओपन करता है। तो ऑडिटिंग जो होती है ये जनाब एक्यूरेसी होता है रिकॉर्ड की, वेरिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन करता है पूरे रिकॉर्ड के अंदर, जहाँ भी गलती होती है उसको रेक्टिफाई कराता है, कोई करप्शन होती है तो उसको रोकता है। तो ये जनाब एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग के अंदर हमारे अकाउंटिंग के जो असूल हैं यानी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है जो आज हमारा टॉपिक है, तो वो हमारे उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। लेकिन अकाउंटिंग किस जनाब जो अकाउंटिंग है हमारी किन असूलों से मतलब है, अकाउंटेंट जो होता है अकाउंटिंग के लेन देन को दर्ज करता है और वो अमूमन किस तरीके को अख्तियार करता है, तो इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। नंबर फर्स्ट पे है जनाब अकाउंटिंग कन्वेंशन। नंबर फर्स्ट अकाउंटिंग CONVENTION अकाउंटिंग कन्वेंशन। और नंबर 2 पे है, अच्छा अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है हमारे सामने, अकाउंटिंग कन्वेंशन के अंदर भी हम इसको मजीद इसके 4 हिस्से हैं। नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिविटी, नंबर 2 CONSERVATION कंजर्वेशन, ये 2 हो गया। नंबर 3 पे आप लिखेंगे फुल डिस्क्लोजर। नंबर 4 पे कंसिस्टेंसी। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक मेथड है। हमारे पास जो बी मेथड है उसको हम कहते हैं जनाब अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग अकाउंटिंग कंसेप्ट का मजीद जो है तकरीबन 10 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसके अंदर हमारे मनी मेजरमेंट आपको नजर आ रहा है ना, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, हाँ जी जनाब, इसका स्क्रीनशॉट तो ले लें, बल्कि पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला डिस्कस कर लेते हैं, आगे फिर जो है हम लिखेंगे उसके बाद। अकाउंटिंग जो हमारे पास कन्वेंशन है ना, ये एक्चुअली क्या है कि अकाउंटिंग दरअसल अकाउंटिंग के लिए एक मतलब रहनुमाई है जो मालूमात की आगाही दूसरे लोगों को किस तरह देती है। या आपने अकाउंटिंग को जो है लाइक दैट आप कारोबार के अंदर एक बंदा कारोबार में हिस्सा मिलाना चाहता है, तो वो जनाब उसको एक मतलब आगाही देगी, उसको एक मालूमात देगी कि जनाब हमारी जो कारोबार है, हमारा जो बिजनेस है वो कहाँ तक जा रहा है और आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना रिस्क है, कितना फ़ायदा है। इसके जो असूल हैं, सबसे पहले है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है हकीकी, हकीकी या फिर वाज़ह सबूत का असूल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि तमाम जो हमारे सामने
जो मालियाती गोशवारे बनाने के वक्त अकाउंटेंट जो होता है वो हकीकत को मद्देनज़र रखता है, हकीकी तौर पर वो आज़ाद होता है, वो गैर जानबदारी मालूमात को नहीं करता, उसके अंदर सामने जो मालूमात रियल होती है वो लिखता है। एक चीज़ की वैल्यू ₹5 तो ₹5 ही लिखेगा, ये नहीं लिखेगा ₹4 लिख दे या ₹6 लिख दे। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी के बाद जनाब हमारे सामने है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है वो क्या, यानी वो क्या कहते हैं, ख्याल परस्ती या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, यानी जो हम मतलब है कि दूसरों की सोच के मुताबिक या जो चीज़ रूटीन में चल रही होती है इन्वायरमेंट के अंदर, उसको उससे हट के काम चलाते हैं। कारोबारी लेन देन को दर्ज करते वक्त अकाउंटेंट जो होता है वो हमेशा इस बात को नज़र रखता है कि अकाउंटिंग के असूलों की पैरवी करे और मुनाफा को पहले से न मापे, लेकिन वो क्या है कि नफ़ा हो रहा है या नुकसान हो रहा है वो पूरे असूल को मद्देनजर रखते हुए अपने प्रोसेस को मुकम्मल करें। ठीक है, लाइक दैट एक बंदे को पता है कि जनाब मुझे 10 लाख नफ़ा हो रहा है, लेकिन वो कैसे हो रहा है वो प्रूफ करे जनाब। ठीक है, तो ये हमारे पास कंजर्वेशन है। इसके बाद है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है मुकम्मल बयानिया। क्या होता है? मुकम्मल बयानिया। इससे मुराद क्या होता है? इससे मुराद ये होता है कि जनाब जो हमारे अंदर के जो ग्रुप हैं, जो हमारे अंदर के हमारे मुल्क के अंदर रहने वाले हैं, वो हमारे जो कारोबार के साथ मुंसलिक लोग हैं, वो अच्छे मुआसी फैसला कारोबार को चाहिए कि वो बैरूनी ग्रुप को हर तरह की मालूमात भी फराहम करें। लाइक दैट यहाँ पाकिस्तान के अंदर जनाब इस वक्त जैसे हालात हैं, हम बाहर के बंदे को बनाते कि आप आ जाएँ हमारे मुल्क में, जो है आप कारोबार करें, इन्वेस्टमेंट करें, तो हम उसको बताते कुछ हैं, हकीकत कुछ और होती है। तो यानी आप अपने कारोबार की जो है, जो भी आपकी एक ओरिजिनल चीज़ है वो डिस्क्लोज करें। आप बताएं कि जनाब आप अगर हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप रियलिटी हमारी ये है, आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, इसके बाद है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है मुस्तकिल मिजाजी। ठीक है, इससे मुराद ये है कि जब एक इदारा किसी कारोबारी लेन देन को दर्ज करने के लिए एक ख़ास तरीके का इंतखाब करता है तो इस मखसूस लेन देन को दर्ज करने के लिए इस ख़ास तरीके पर हमेशा मुस्तकिल मिजाज रहेगा। जब तक कोई ख़ास वजह ना हो इस तरीके को नहीं बदलेगा। यानी जो अकाउंटिंग के लाइक दैट जी हमारे सामने जैसे लाइफ ऑफ एफ है, लाइफ ऑफ एक बिग एग्जाम्पल है जनाब कंसिस्टेंसी की। ठीक है, तो इसलिए आप जब तक उसको तब्दील नहीं करेंगे जब तक आपको नहीं लग रहा कि जनाब हमारे सामने ये तब्दील, ये नहीं कि जनाब एक बंदा आ रहा है, आपने मेथड अपनाया हुआ है लेफो वाला, लेकिन जब वो बंदा वहाँ पहुँचता है तो आप कहें नहीं जी आप तो फेफ है। तो लिहाजा आपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ करना है। नेक्स्ट हमारे सामने है जनाब कंसिस्टेंसी हो गई। अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंदर हमारे जो असूल हैं उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीन शॉट लें, आपके सामने आप में से कोई बंदा स्क्रीन शॉट लेके मुझे बताए, ले लिए? जी स्क्रीन शॉट ले लिया? स्क्रीन शॉट लेके ना मुझे शेयर कर दें। स्क्रीन शॉट लेकर मुझे शेयर कर दें। ठीक हो गया। अच्छा जी, अकाउंटिंग कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। नंबर 2 गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नंबर 4 डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। PRUDENC प्रूडेंस कंसेप्ट। MATCHING मैचिंग कंसेप्ट। MATRILITY
मटेरियलिटी कंसेप्ट। नंबर 7 एंटिटी कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट। नंबर 10 ACCURL अक्रूवल कंसेप्ट। अच्छा जनाब, इनको अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये वो जनाब कंसेप्ट हैं जिसके बुनियादी मफरूदों पर अकाउंटिंग की जो हमारी साख्त है वो चलती रहती है। पहले नंबर पे है जनाब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होती है कि अकाउंटिंग में सिर्फ वो कारोबारी लेन देन रिकॉर्ड किया जाता है जो पैसे की शक्ल में हो, बस। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल जी, अली परचेज चेयर्स, आगे पैसे लिखे हुए हैं तो रिकॉर्ड करेंगे, वरना नहीं रिकॉर्ड। सिर्फ ये नहीं लिखेंगे कि अली परचेज की चेयर, अली परचेज करे ₹5000, तो 5000 पैसे लिखे हुए तब आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसेप्ट क्या होता है? हर बिजनेस को, हर ऑर्गेनाइजेशन को एक अलग उसकी एक हैसियत हासिल होती है, उसकी एक एंटिटी, उसका एक अपना एक हासिल होता है। अब एक कारोबार का जो मालिक है और कारोबार जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, बिजनेस की एंटिटी, बिजनेस अपनी एक खुद मुख्तारी खुद होगी, कारोबार के ऊपर उसकी कोई मालिक की उसके ऊपर कोई मतलब वो हैसियत नहीं होगी। मालिक अलग मालिक होगा, कारोबार जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम है वो अपनी एक अलग एंटिटी रखती होगी। इससे मुराद ये है कि कारोबार का मालिक से अलग समझा जाता है। यानी गोइंग कंसर्न ऐसा हमारे सामने क्या है, गोइंग सॉरी यार मैं कहाँ पढ़ा रहा था, गोइंग कंसर्न, सॉरी मैं ये वाला पढ़ा रहा था, मैं आपको दूसरा पढ़ा रहा था। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि जनाब ऐसी चीज़ जो पिछले साल हमने असूल को मद्देनजर रख अकाउंटिंग बनाई थी, वही असूल आगे चलते रहेंगे, तब्दील नहीं होंगे। अगर आप अकाउंटिंग का असूल पाकिस्तान में देखेंगे, वही असूल जनाब यूके में चल रहे हैं, वही असूल यूएसए में चल रहे हैं। पाकिस्तान में अकाउंटिंग जिस साल 2022 में थी, 2023 में भी वही है, 2024 में भी वही रहेगी, आने वाले वक्तों में वही, उसका कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि जारी कारोबार का असूल जो वो असूल है कि जो फ़र्ज करता है कि कारोबार अकाउंटिंग जो है वो आगे ज़्यादा लंबे अरसे के लिए चलेगा, यानी ये उस चीज़ को ज़ाहिर करता है। ठीक है, इसके बाद हमारे सामने डुअल एस्पेक्ट। डुअल का मतलब होता है दोहरा, दोहरे इंदराज का असूल। इससे मुराद के हर कारोबारी लेन देन का कारोबार की हैसियत पर एक दोहरा असर होता है, यानी हर डेबिट का उतनी ही मिकदार में क्रेडिट होता है। तो लिहाजा अगर डेबिट का क्रेडिट है तो वो डुअल एस्पेक्ट है और होगा, अदरवाइज एक ये नहीं होगा कि जनाब अली से हमने जनाब ख़रीदे हैं 10,000 के मटेरियल ख़रीदा है, तो अली जनाब वाला क्रेडिट हो जाएगा और मटेरियल जो है डेबिट हो जाएगा। तो लेकिन डेबिट का क्रेडिट हो गया ना, ये नहीं होगा कि एक चीज़ डेबिट हो रही है दूसरी क्रेडिट हो रही है। ये नहीं होगा कि फॉर एग्जाम्पल आप जो है लिख दें कि अली के सामने 5,000 लिख दें, तो इट मीन कि अली के सामने 5,000 क्या अली को दिया है, लिया है, क्या वजह है? तो इसलिए डुअल एस्पेक्ट ये करता है कि हर डेबिट का क्रेडिट होगा। PRUDENC प्रूडेंस एक्सपेंट का मतलब होता है आकबत अंदेशी का असूल, यानी कदामत पसंदी ख्यालात के असूलों की तरह है। यानी अकाउंटेंट को चाहिए कि मुतवक्के मुनाफे को न भांपे लेकिन तमाम नुकसान को मद्देनजर रखे। इसमें क्या होता है, आज हमारा कारोबार चल रहा है और हमें पता चला है कि जनाब हमारा कारोबार किस चीज़ का, लाइक मैं कहता हूँ हमारा कारोबार है चिकन का। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया जनाब चिकन में बीमारी आ गई, आपने नहीं खाना, पूरा मुल्क जनाब चिकन पे हड़ताल चले गए, पूरे मुल्क ने छोड़ दिया खाना। तो हमें कितना नुकसान होगा? हमें पता चल गया जनाब कि आने वाले वक्त में हमें तो जनाब 2 करोड़ का नुकसान होगा। यानी अकाउंटेंट को जब ये पता चल गया कि आप 2 करोड़ का नुकसान होगा तो वो रिकॉर्ड करेगा प्रूडेंस एक्सपेंस पे। और अगर उसको ये पता चल गया कि जनाब आने वाले वक्त में हमें तो जनाब 3 करोड़ का नफ़ा हो रहा है, तो लेकिन वो नफ़े को रिकॉर्ड नहीं करेगा, नुकसान को करेगा। जब उसको अंदेशा हो जाए कि नुकसान होगा तो रिकॉर्ड करेगा, जब उसको अंदेशा हो जाए कि प्रॉफिट होगा तो रिकॉर्ड नहीं करेगा। इसको कहते हैं प्रूडेंस एक्सपेंस। नेक्स्ट है मैचिंग कंसेप्ट, MATCH। मैचिंग का मतलब होता है मुताबिकत रखना, एक दूसरे को मिलाना। एक ऐसा अकाउंटिंग का रसूल जो एक ख़ास अकाउंटिंग पीरियड की आमदनियों का इस पीरियड का अखराजात के साथ मुबादला करता है ताकि नफ़ा सही मानों में मालूम किया जा सके। लाइक दैट मैं आपको बताऊं कि हमारे पास रेंट
रेंट एक्सपेंस है 5,000, ठीक है। नीचे हम जब देखते हैं एक साल के अरसे के दौरान आउटस्टैंडिंग रेंट भी है, तो हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग को जमा करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट को यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग कितना है 500, तो टोटल कितना हो गया 5500। तो ये हमने मैच किया। अब ये नहीं कि रेंट को हम जनाब इंश्योरेंस में डाल दें, इंश्योरेंस को जनाब डेप्रिसिएशन में डाल दें, ये नहीं असूल होगा। तो मैचिंग कंसेप्ट का मतलब है आप हर एक्सपेंस को एक्सपेंस के साथ टैली करें, इनकम को इनकम के साथ करें, ताकि सही मानों में बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट बनाई जा सके। इसके बाद हमारे सामने एक असूल है जनाब MATERIALT, मटेरियलिटी कंसेप्ट, अहमियत का नजरिया। इससे मुराद ये होता है कि अकाउंटेंट को ये इजाज़त दी जाती है कि अकाउंटिंग के असूलों को नज़रअंदाज कर दें इन तमाम आइटम के लिए जो अहमियत के हामिल ना हो। जब एडिटर होता है ना, एडिटर क्या होता है, एडिटर किसी भी चीज़ को 70% चेक करता है। एडिटर कहता है 70% ठीक है जनाब, ठीक है, 30% पे इतराज़ नहीं लगाएगा, मतलब 70% ठीक है, तो इट मीन के जनाब आगे भी ठीक है। तो लिहाजा अकाउंटेंट के अंदर क्या होगा कि भाई आपने सबसे पहले जो इंतहाई अहम चीज़ें हैं उनको तो रिकॉर्ड करना है, उनका मेंटेनेंस करनी है, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको आपने छोड़ देना है। तो मटेरियलिटी ये होती है। इसके बाद हमारे सामने एंटिटी कंसेप्ट, इसको हम सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी कह सकते हैं। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है, कारोबार की अलग एक हैसियत होती है, कारोबार का मालिक के साथ कोई तल्लुक नहीं होता, मालिक अपनी एक अलग एंटिटी रखता है, कारोबार अपनी एक अलग एंटिटी रखता है। लाइक दैट एक मालिक कारोबार, मालिक ने जनाब फैक्ट्री बनाई है, फैक्ट्री चल रही है, कुछ अर्से बाद मालिक की डेथ हो जाती है, इसका मतलब है कारोबार भी ख़त्म, नथिंग, कारोबार की अपनी हैसियत है। उस मालिक की जगह कोई और बंदा आके बैठ जाएगा, कोई उसका बेटा आ जाएगा, उसका भाई आ जाएगा, यानी कारोबार की अपनी एक अलग हैसियत होती है, कारोबार को मालिक से अलग अलग समझा जाता है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट ये बताता है। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड जनाब अमूमन हमारे सामने क्या होता है कि अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो 1 साल के अर्से का होता है। पाकिस्तान में जो अकाउंटिंग पीरियड है या चलता है, तो उसको हम भला क्या कहते हैं, वो जनाब 1 जनवरी से लेकर वो चलता है 31 दिसंबर तक, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड। तो लिहाजा हमने जो भी चीज़ रिकॉर्ड करनी होती है, यानी एक ख़ास अरसे का जो वक्त होता है कारोबार के नफ़े नुकसान को तयन करने के लिए मुकर्रर किया जाता है, तो वो हमारा अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। आमतौर पर ये जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो कितने महीनों का होता है, वाला 12 महीनों का मुश्तमिल होता है। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर अकाउंटिंग पीरियड जो है हमारा वो 1 जनवरी 2000 से लेकर 31 दिसंबर 2000 तक चलेगा, यानी 1 साल का था। ठीक है क्या, ये ज़रूरी नहीं है, बाद लोगों ने 1 जुलाई से लेकर अगले साल जून तक भी किया होता है, ठीक है। तो लिहाजा आपने ये 1 साल के अर्से के दौरान जो आप खुद सेट करेंगे तो वो हमारा अकाउंटिंग पीरियड कहलाएगा। नेक्स्ट नंबर पे है रियलाइजेशन कंसेप्ट, REA। रियलाइजेशन का मतलब होता है जनाब कि आपके सामने फॉर एग्जांपल जी आपने एक बंदे के पास गए, आपने उस बंदे से काम करना है, सर्विस देनी है, आपने जब उसको सर्विस देनी है तो आपने क्या किया, उससे पहले पैसे ले लिए। पैसे कितने लिए, 10,000 का काम है, 10,000 ले लिए। वो आपकी कमाई नहीं है, जब तक आप उसको मुकम्मल तौर पर अर्न नहीं करेंगे, जब तक काम मुकम्मल नहीं करेंगे, तब तक वो आपकी आमदनी नहीं हो सकती। लिहाजा रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या बताता है, वो कहता है कि इससे मुराद आमदनी उस वक्त तक की शनाख्त की जाए या उस वक्त तक अपनी समझी जाए जब एशिया फ़रोग के लिए या खिदमात के लिए मुहैया की जाए या उसकी खिदमात पूरी कर दी जाए या उसको सर्विस मुकम्मल कर दी जाए, तब आप अपनी समझेंगे। तो दैट इज़ वाई रियलाइजेशन करता है। इसके बाद हमारे सामने आखिरी अक्रूवल कंसेप्ट, यानी ये एक ऐसा नज़रिया है या एक ऐसा असूल है कि आमदनी को हम इंदराज कर लिया जाए जब आमदनी को कमा लेते हैं, अगरचे कि ये अभी हमने ऐसे ज़ार नकद की शक्ल में वसूल ना भी किया हो, इस तरह अखराजात का इंदराज कर लिया जाए या जब अखराजात वाक़ हो जाएँ, अगरचे अभी हमने इसको उसका मतलब है अखराजात ना भी समझो। तो लिहाजा याद रखिएगा कि अक्रूवल कंसेप्ट जो होते हैं, जब आप किसी बंदे को उधार पे मतलब चीज़ें सर्विस दे रहे होते हैं या किसी से सर्विस ले रहे होते हैं, तो अक्रूवल कंसेप्ट हमारा ये है, ठीक है। लिहाजा आप तमाम लोग जनाब, ये हमारे असूल हैं, अकाउंटिंग के कंसेप्ट थे और अकाउंटिंग के जनाब हमारे सामने वो थे दो इसमें देखेंगे। इसका स्क्रीन शॉट लें, जल्दी लीजिएगा, टाइम जो आ रहा है, ले लिया।
स्क्रीनशॉट ले लिए जनाब? अच्छा जी। अच्छा, काफ़ी सारे बंदे मैंने ये देखे हैं कि जनाब जो मैथ आ जाए या मतलब है कि स्टैट आ जाए ना, क्योंकि हमारे इसमें स्टैट का 10 नंबर का लाजमी आएगा, तो हमने जो बेसिक स्टैट है ना वो लाजमी हम क्लियर करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले स्टैट के अंदर हम पढ़ेंगे एक मीन है, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड। सबसे पहले हमारे पास है जनाब मीन। मीन का फार्मूला क्या होता है? मीन को जनाब याद रखिएगा, हम एक्स बार भी कहते हैं, अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ शार्ट वर्ड में, अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं और जस्ट मीन भी कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला ये होता है कि सम ऑफ ऑल टर्म मीन ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल टर्म या टोटल वैल्यू। तो ये हमारे पास वो आ जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जनाब ये दिया हुआ है 4 5 7 2 0 4 6, ये वैल्यू दी हुई है। हमने क्या करना है, इनको जमा करेंगे। कैसे? 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 6, टोटल टर्म में 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे डिवाइड कर देंगे। 4 5 9, 9 और 7 16, 2 18, 18 0 18, 4 22 6 28, 28 तकसीम 7, जवाब 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? मीन आ गया। अच्छा जी, हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है। अब इसके अंदर सवाल जो हमारे पास होते हैं ना, एक कंटिन्यू सीरीज होती है और एक जनाब वाला सिंगल वो होती है डिस्क्रीट सीरीज होती है। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर जनाब इस तरह मतलब ग्रुप के बगैर सवाल आ जाते हैं, तो ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज है। तो पेपर के अंदर अगर आएंगे तो ऐसे आएंगे। अगर वो कहते हैं जनाब इसी सवाल का आप मुझे वो बताएं, मीडियन बताएं। मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। ठीक है, आपने पूरे डाटा को तरतीब लगानी है और मिड वैल्यू जो कि आपका मीडियन होगा। देखें, हम इस डाटा को तरतीब लगाते हैं, पहले 0, फिर 2, फिर 4, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। मिड वैल्यू कैसे? ये देखें, 3 इधर से आ गए, 3 इधर से, ये मिड वैल्यू है। तो ये जनाब आपका क्या है? हमारा मीडियन है। ठीक, क्लियर होगी बात? इसके बाद जनाब मोड। मोड क्या है जनाब? इसकी डेफिनेशन क्या है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज कॉल्ड मोड। एक डाटे के अंदर बार बार आने वाली जो वैल्यू है ना, वो हमारे पास मोड कहलाती है। अब बताएं जनाब, इस डाटे में मोड कौन सा बनेगा? वॉल्यूम ओपन करके बताएं जल्दी जल्दी, कौन सा बनेगा? इस डाटे में कौन सी वैल्यू है जो एक बार रिपीट हो रही है, जो बार बार रिपीट हुई है? देखें, वेरी गुड। ये जनाब सवाल ये है 4 5 7 2 0 4 6। इस सवाल के मुताबिक जवाब आ जाएगा 4। ठीक हो गया? अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 5, अब कितने आएंगे? अब क्या जवाब आएगा? अब 5 भी 2 बार आ गया, 4 भी 2 बार, तो लिहाजा 4 और 5 जवाब है। अगर इस डाटे के अंदर मैं लगा देता हूँ फिर 4, अब बताएं क्या जवाब आएगा? अब क्योंकि 4, अब 4 3 बार आ गया, ज़्यादा बार आ गया, तो लिहाजा बराबर तो नहीं आएगा, लिहाजा सिर्फ 4 जवाब आ जाएगा। ये समझ आ गई बात की? अच्छा जी, इसके बाद एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे सामने कि अगर आपके पास जो है एक सवाल है, वो कहता है आपके पास मीन जो है ना, मीन आपके पास है जनाब 25। ठीक है, और आपके पास जो मोड है ना, MOD मोड, मोड है 19। ठीक है, देन आप ये बताएं कि मीडियन कितना होगा? मीडियन कितना होगा? कितना होगा हमारा मीडियन? मीडियन के लिए फार्मूला आप नोट करेंगे। मीडियन का जो फार्मूला है हमारे सामने, वो क्या होगा? मीडियन का फार्मूला जनाब बनेगा कि अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा खैर, आपने क्या करना है, उसने मीडियन पूछा, आपने क्या लिखना है?
यहाँ पे एक फार्मूला लिख लें जो तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए काम आएगा। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फार्मूला है। अब बताएं जनाब इस सवाल में 19 उसने मोड दे दिया 3 मल्टीप्लाई मीडियन उसने नहीं दिया माइनस 2 मीन उसने दे दिया 25 मल्टीप्लाई 25, ठीक हो गया। अब बाकी सवाल मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अच्छा जी, 19 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 50, ठीक हो गया। हम क्या करेंगे, हम जनाब 3 मीडियन को इधर लिख देते हैं, इज इक्वल टू माइनस 50, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। 3 मीडियन इज इक्वल टू माइनस का 69, जब ये इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस से खत्म हो गया। 3 मीडियन इज इक्वल टू 69 और मीडियन इज इक्वल टू 23। जी जनाब, आप में से किसी बंदे को सवाल की समझ आई बता दें। समझ आ गई जनाब। अगर आपके पास मीन भी हो, मोड भी हो, या आपके पास मीन हो, मीडियन हो, आपके पास इन तीनों में से कोई भी चीज़ आपके पास नहीं दी हुई ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला फार्मूला मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन लेस 2 मीन, तो जवाब आ जाएगा। तो ये आपका हमारे पास सेंटर टेंडेंसी मेजरमेंट है, इसमें ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, और इसके अलावा जो भी सवाल इंपॉर्टेंट होंगे पेपर के लिहाज में सारे कराऊंगा। इंडेक्स नंबर हो गया, हमारे पास सेंटर टेंडेंसी मेजरमेंट हो गया, पॉपुलेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, तो इसमें से 10 नंबर इंशाल्लाह इजीली आ जाएंगे। बहुत आसान है। जी जनाब, स्क्रीन शॉट लें, ले लिया। अच्छा जी, आप बताएं जनाब, हमारे पास जो है क्लास को ख़त्म होने में सिर्फ 2 मिनट रह गए, 40 मिनट पर ख़त्म हो जाएगी। आपको सवाल की समझ आ गई या नहीं आई? वॉल्यूम म्यूट अनम्यूट करके बताएं आपको सवाल समझ आ गई या नहीं है। ये वाला जो मैंने पढ़ाया आपको, अकाउंटिंग के कंसेप्ट और प्लस ये स्टैट, हम इंशाल्लाह ताला जो हमारी स्टैट है वो कंप्लीट करेंगे, अकाउंटिंग कंप्लीट करेंगे, फाइनेंस कंप्लीट करेंगे, और इकनॉमिक्स के भी जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो भी आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आप 40-45 नंबर ईजिली ले सकें जो आपको आते होंगे। जी, अपना स्क्रीन शॉट ले लिया यार। हाँ जी, कोई सवाल आपने पूछना हो जनाब? चले, आप हमारी क्लास जो है ना 8:40 पे स्टार्ट होगी जनरल नॉलेज की। उसका क्लास के अंदर ग्रुप आएगा, लिंक आएगा, तो वो क्लास होगी हमारी तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट की। तो उसके अंदर आपने जीके वाला पोर्शन जो हमारा 20 मार्क्स है ना, वो आपने लेनी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।